नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि पाकिस्तान के पानी को रोका जाएगा। आप कहेंगे अफगानिस्तान ने भी तैयारी कर ली है, मतलब उससे पहले तो भारत ने पानी रोका हुआ है ना। सिंधु जल समझौते को जिस तरीके से रद्द करने की बात सामने आई थी और उसके बाद बड़ा रोना धोना पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, क्योंकि सिर्फ प्यास से मरने वाली सिचुएशन नहीं है, भूखे तड़पने वाली सिचुएशन भी है। जितनी भी वहां पर खेती बाड़ी होती है उसमें जितना भी पानी यूज होता है उसमें से मैक्सिमम पानी तो इसी नदी के पानी से यूज हुआ करता था। और अब कुनार नदी का पानी भी रोका जाएगा, जिसका 70 to 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। अफगानिस्तान की तरफ से यह फैसला लिया गया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की सोची गई है। लेकिन ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब अफगानिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की सोच रहा है, उस पानी का यूटिलाइजेशन अपने यहां पर बिजली उत्पादन में करने की सोच रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुताकी जब यहां से चले जाते हैं उसके बाद इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। ये महज इत्तेफाक है या फिर सोची समझी रणनीति, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वेद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। स्वागत है वेद जी आपका। धन्यवाद। बताइए क्या चल रहा है। पाकिस्तान की तो चारों तरफ से कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मुझे वो एड याद आ जाता है। ब्रांड तो प्रमोट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन क्या चल रहा है पाकिस्तान में ये पूछ लेती हूँ। पाकिस्तान में जो भी चल रहा है सब भगवान की रजामंदी से चल रहा है, या जिनको वो मानते हैं उनकी रजामंदी से चल रहा है। और मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि मैं 2014 से पहले के भारत और तब की विदेश नीति को जो है रिमाइंड कराना चाहूँगा कि कैसे चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बनाता था। उसकी एक रणनीति थी जिसको वो पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग कहता था, और उसके रणनीति के माध्यम से पाकिस्तान और जितने भी भारत के चारों तरफ के देश हैं वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रहा था। चाहे वो श्रीलंका में हो, हम्बनटोटा एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह बनाना हो, चाहे बांग्लादेश में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना हो, भारत के चारों तरफ उसने भारत को घेरने की रणनीति बनाई। और आई डोंट नो तब की तत्कालीन भारतीय सरकार और भारत की विदेश नीति कौन से जो है सेल्फ ऑब्सेशन में थी, जो उनको नहीं समझ आता था या काउंटर नहीं कर पाते थे। अब का भारत 2014 से लेकर अब का भारत, आप सोचिए, जो 2 कौड़ी का राष्ट्र हमको गाहे बगाहे परमाणु की धमकी देता था, आज वो पूरे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप को सामने रख के ऐसे चालीसा पढ़ रहे, ट्रंप चालीसा। मतलब एक होता है कि आप फ्लोलेस नेचुरली बोलते हैं, दूसरा होता है कि बस आपसे निकल नहीं रहा, आप जबरदस्ती बोल रहे, डोनाल्ड ट्रंप यू हैव गॉन बियॉन्ड द लाइंस एंड यू हैव डन दिस, यू आर द मैन ऑफ पीस। भगवान कसम, ऐसा महसूस होता है कि अगर नोबेल पीस प्राइज से ऊपर भी कुछ होता तो शहबाज शरीफ कहता मैं चांद से वो तोड़ के जो है डोनाल्ड ट्रंप जी आपके लिए ले आता। तो भारत ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। भारत ने जो है उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी, जो उनके यहाँ वो उनके नाजायज़ वो आतंकवादी वो पालते थे नॉन स्टेट एक्टर की तरह, उनको नेस्तनाबूद किया। फिर उसके बाद जब उन्होंने हमारे यहाँ पे दोबारा जहमत करी तो भारत की सेना ने, जब भारत सरकार ने खुली छूट दी तो उनको ऑपरेशन सिंदूर करके उनको ऐसी ऐसी जगह पे चोट मारी है कि मुझे लगता है कि पूरा 1 दशक लगेगा उनको इस चोट से उबरने में। और उस दशक तक तो भारत उनको इतने घाव दे चुका होगा कि शायद पाकिस्तान एज अ कंट्री खड़ा हो पाएगा दोबारा। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो भारत ने सिंधु जल समझौता खारिज किया, जिस सिंधु जो है जो नदियां भारत से बहकर पाकिस्तान में जाती थी, जिसके तहत जो है पाकिस्तान अपने पूरे फील्ड को सिंचाई किया करता था, वहाँ पे जो कृषि होती थी। तो जब भारत ये पानी अपने ही राज्यों की तरफ डाइवर्ट कर देगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में जो तबाही है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये उसका एक अगला चरण है। आप सोचिए, जिस तालिबान से जिस अफगानिस्तान में हमने लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपया खर्चा किया, फिर उसके बाद वहां एक तालिबानी सरकार आई, फिर हमारे कुछ समय के लिए जो है उनके साथ रिश्ते अवरुद्ध हुए, और जब अब वहां के विदेश मंत्री भारत आए और उन्होंने भारत को खुले दिल से न्योता दिया। एक तरफ आप देखिए, ये इसको कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है। एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और वहां का आसिम मुनीर अमेरिका में जाके जो है पूरा का
पूरा एक एग्जीबिशन लगा रहा है और अमेरिका को कह रहा है कि जहां पना तोहफा कबूल, आप हमारे देश में आइए, रेयर अर्थ निकाल के ले जाइए। और उसके साथ साथ कि अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आके कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो माशाल्लाह खुदा का दिया हुआ बहुत रेयर अर्थ है, मिनरल्स है, खनिज है, क्या क्या नहीं है, आप आइए, आप एग्जीबिशन कीजिए, निकालिए और जो है हमें भी जो है माला माल बनाइए, आप भी माला माल हो जाइए। तो भारत ने जो है वापस वहां पर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जो है अपना राजदूतावास जो है वहां पर रीइंस्टेट किया है, वहां पर जो है अपने राजदूत बिठाए हैं। तो अब उसी तर्ज पर अफगानिस्तान ने भी घोषणा कर दी कि अब जो वहां की एक जो बहुत बड़ी नदी जो पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती थी, अब उसके ऊपर बांध बनाकर जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। अब पाकिस्तान की हालत आने वाले समय में यह होने वाली है कि आगे कुआं पीछे खाई। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा होगा कि ट्रंप चिचा जो है हमारे नए माई बाप हो गए हैं, ये हमको बहुत डॉलर देंगे, पर ट्रंप चिचा उनके भी बड़े वाले व्यापारी हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये भूखे नंगों का देश है, यहां से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ट्रंप चाचा ने क्या कहा कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे और इसके एवज में हम आपको हथियार देंगे। तो आसिम मुनीर जी कह रहे हैं साहब आप ऐसा करो, आप बेशक हथियार मत दो, हमको $2 बिलियन जो है कैश में दे दो। अब अमेरिका के सामने चाइना की केस स्टडी है। चाइना ने इतना पैसा पाकिस्तान में लगाया, वो वन बेल्ट वन रोड सीपैक बनाने के लिए नियर अबाउट 65 जो है $बिलियन उसने खर्च कर दिया, और आज गाहे बगाए क्या हो रहा है, पाकिस्तान के ही जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो वहां पे बम धमाके कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो धमकाता है, वो जाके चीन को डराता है कि साहब हम इनको कंट्रोल करेंगे, आप थोड़ा और पैसा दीजिए। ऐसा कर करके उसने पाकिस्तान ने जो है चीन को लूट लिया, वही दिखा दिखा के उसने सऊदी को लूट लिया। पहले वो अमेरिका को इसी तर्ज पर अफगानिस्तान दिखा के लूटता था, कभी किसको दिखा के लूटता था। तो पाकिस्तान वही नई बोतल में पुरानी शराब डाल के पूरी दुनिया को बेचने का काम कर रहा है। तो आज अमेरिका की अपनी मजबूरी है कि जो पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहा है, पर भारत इस डिप्लोमेसी में जो है कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आज अफगानिस्तान उधर से पानी बंद कर रहा है, इधर से हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। अब पाकिस्तान जिस देश में आटा खाने को नहीं है, आपके माध्यम से मैं देश की जनता को बताऊं, अभी पाकिस्तान में एक नया एटम बम फूटा है, जिस एटम बम को टमाटर एटम बम बोलते हैं। वहां पर 700 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान में 700 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तो अब उस देश की स्थिति क्या हो गई है, जहां पर आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, आटे की किल्लत है, ऊपर से जो है चारों दिशाओं से आने वाली नदियों के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, आप सिंचाई नहीं कर सकते। क्या डोनाल्ड ट्रंप एयरलिफ्ट करके पानी लेके आएंगे क्या पाकिस्तान के लिए? तो अभी आप देखिए पानी की धार देखिए, और आगे देखते जाइए पाकिस्तान के साथ क्या क्या होने वाला है। ये तो जी मुझे लगता है पाकिस्तान की आम जनता को भी समझना होगा कि जो इतिहास रहा है वहां के ये सेना प्रमुख करते क्या है, अपने अपने परिवार को सेटल कर रहे हैं बाहर, खुद भी सेटल हो जाएंगे, 5-6 महीने बाद रिटायर हो जाएगा आसिम मुनीर, अपना बाहर कहीं पे घर देख लेगा। इनका तो वही एजेंडा है ना, मरेगी आम जनता मरेगी। पाकिस्तान के अंदर अफगानी लड़ाके 40-40, 50-50 किलोमीटर तक अंदर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के बख्तरबंद जो उनके वाहन है जो उन्होंने कब्जा कर लिया, उसके ऊपर घूम रहे हैं। और जितना दर्जनों में हम केले लाते हैं उतने रोज के हिसाब से वहां सैनिक मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनवा के अंदर बकायदा वहां पे खेलों के स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं और तालिबान के नेता वहां मुख्य अतिथि बुलाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए खैबर पख्तूनवा के अंदर जो है वहां पर विद्रोह हो गया है, बलूच लोग तो जो है पिछले कई सालों से विद्रोह कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बचेगा क्या? पाकिस्तान इधर से सेना उठाता है, उधर लगाता है। अभी अभी उसने सऊदी के साथ एक ट्रेड की है कि भैया मैं आपको 30,000 की सेना दे रहा हूं, आप यमन के साथ लड़ाई कीजिए और मेरी सेना को जो है XYZ अमाउंट दे दीजिए। अभी कुछ उसकी सेना के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जब अफगानिस्तान से लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान के सैनिक कह रहे हैं कि जी हमें पिछले 2.5 दिन से खाने को नहीं मिला है, हम लोग जो है ट्रेनों में लद के आए हैं और उसके बाद जो है हमको यहां आते ही जो है 12 घंटे की ड्यूटी में डाल दिया गया है और हमें अपनी जिंदगी का नहीं पता। कहीं पे वो अपनी सेना को सऊदी के हाथों बेच रहा है, कहीं पे वो अपनी पाकिस्तान के संसाधनों को अमेरिका के हाथों बेच रहा है। तो वो एक इकलौता विश्व में देश है जो फॉर सेल है।
मतलब अगर किसी व्यापारी को समझ आता हो कि भैया यहां पर लेने से कोई फायदा है, तो मुझे लगता है कि कल आप पाएंगे कि यूरोप के, अमेरिका के कोई बड़े बड़े उद्योगपति वहां बहुत बड़ा बड़ा लैंड बैंक ना खरीद लें। तो आज पाकिस्तान की हालत यह है। अभी आपने देखा जो इनके पहले सेना प्रमुख थे बाजवा साहब, सुनने में आ रहा है कि वो सऊदी के अंदर कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी के प्रमुख, वहां के जो रॉयल फैमिलीज हैं उनकी सुरक्षा देते हैं। तो इनका तो काम ही यही है कि जब तक ये सेना में रहेंगे तब तक ये पाकिस्तान के अंदर उद्योग धंधे चलाएंगे, उससे कमीशनें लेंगे, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को अमेरिका पहुंचाएंगे और उसके बाद अपने बच्चों का भविष्य सेट करेंगे। और जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के युवा हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनको जिहाद के नाम पे, उनको धर्म के नाम पे, उनको चरमपंथ के नाम पर जो है मरने के लिए, बम बांध के फटने के लिए छोड़ देंगे। तो इनका काम करने का लब्बो लुभाव यही है कि आप लोगों को अनएजुकेटेड रखो, उन लोगों को जो है धर्म के नाम पर, कट्टरपंथ के नाम पर उनके अंदर एक ऐसी चरमपंथी विचारधारा कर दो कि बस भैया हम ये करके मर जाएंगे तो पता नहीं हमें कौन सी जन्नत मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर पढ़ लिख जाएंगे बच्चे तो तर्क देना, तर्क करना, सवाल पूछना सीख जाएंगे। वो नहीं करना है ना, एक ही मुद्दे पर उन सबको भटकाना है, बरगलाना है, और वैसा ही हो रहा है। एक आखिरी सवाल वेद जी ये पूछना चाहूंगी, जिस वक्त तालिबान ने पूरा तख्ता पलट कर आकर सत्ता हासिल की थी अफगानिस्तान में 2021 में, उस वक्त सबसे ज्यादा नाचने गाने वाला देश पाकिस्तान था, बड़ा खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो टारगेट उसको अचीव करना है भारत के खिलाफ वो मिलकर कर देगा। लेकिन ये तो उल्टा पड़ता जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीट रहा है, मार रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है, और प्लस भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हो रहे हैं। इनफैक्ट कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति आपको आगे बढ़ाती है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच रहा है। 2021 से 25 तक कौन सी ऐसी वहां पर आफत आ गई, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि तालिबान ये कर देगा तो तालिबान वो कर देगा? कुछ नहीं। देखिए, एक चीज बहुत साधारण है और ये मुझे लगता है सबको समझ आती है। भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। तो एक देश इस बात से खुश है कि उसके झंडे में चांद तारा है, हम इस बात से खुश हैं कि चांद तारे पर हमारा झंडा है। तो पिछले 70 सालों में भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश आज पूरे दुनिया के अंदर अपने नाम का, अपने काम का और अपने वजूद का डंका बजा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री आए, कोई वहां पे सेना अध्यक्ष आए, उसका काम यह है कि कटोरा लेना और पूरे विश्व में घूम के भीख मांगना। IMF से वो भीख मांगेंगे, ADB से भीख मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगेंगे। उनका बस चले तो वो किसी से भी भीख मांग सकते हैं। अब आप सोचिए, अभी बांग्लादेश और जो है पाकिस्तान आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और बांग्लादेश कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान, अरे भाई जिसके खुद के सुबह खाए तो शाम के खाने के वांदे पड़े हैं, वो एक कंगला दूसरे कंगले को जो है सपोर्ट करने पहुंच गया। तो ये पाकिस्तान का जो है हाल है। तो मुझे लगता है कि देखिए, हम एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां पे जो है कर्म के ऊपर विश्वास किया जाता है। हम लोग कर्म को बहुत बड़ा मानते हैं कि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा ही फल मिलेगा। अब वहां सोच ही ऐसी है, वहां एक बच्चा घर में पैदा होगा तो उसके दिमाग में ऐसा भर दिया जाएगा कि जो बगल वाला मुल्क है, जो भारत है, वो आपका दुश्मन है। पता नहीं हमने उनकी कौन सी भैंस खोल ली, हमने तो उनके ऊपर कोई ऐसी ज्यादतियां नहीं की, कोई एट्रॉसिटीज नहीं की। आपको जान के अचंभा हुआ होगा अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जब यह ऐलान किया गया कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो अपने अपने देश में जाएं, तो देश के अंदर 10,000 20,000 ऐसी महिलाएं निकल के आई जिनके पति तो वहां हैं, शादियां वहां कर रखी हैं और वो जो है राशन, फ्री का राशन यहां मोदी सरकार का तोड़ रही हैं। तो आप सोचिए कि ये इस प्रकार का जो ये क्रियाकलाप है, ये देश की सुरक्षा के लिए कितना हानिकारक है। तो ये सारी चीजें, अब हो सकता है कि ये सुरक्षा वहां के सुरक्षा एजेंसीज ने, कुछ लोग ऐसे प्लांट किए कि हाँ भैया, भाई यहां तो बड़ा इजी है, रोटी बेटी का रिलेशन है, तो आप वहां जाइए, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन हमें पास कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग इस देश के अंदर अमन की आशा की बात करते हैं, अमन की आशा के कबूतर उड़ाते हैं, उन लोगों को भी मुझे लगता है इस बात की सच्चाई का जो है सच्चाई का एक थोड़ा बहुत भी इल्म होगा कि ये अमन की आशा कितना प्रैक्टिकल है। जब हम सद्भावना की बात करते हैं, हम एक ऐसे कल्चर से आते हैं, हम वसुधैव
वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पूरे विश्व को परिवार की मानने की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं। जब हम बात करें सद्भावना की, दूसरा आदमी बस इस फिराक में रहे कि कब मैं जो है यहां 1 दर्जन आतंकवादी भेजूं और भारत के अंदर जो है सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कराऊं। तो ऐसे लोगों के साथ आप मानवता की उम्मीद नहीं कर सकते और उनके साथ मानवतावादी ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है और हमें ऐसे पड़ोसियों से तो बहुत ज्यादा जो है चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और ऐसे पड़ोसियों से हमारा मतलब है कि जो हमारे लिए खतरा हो, खतरे की घंटी हमेशा बनने के लिए तैयार रहते हो, उनसे हम हमेशा सावधान रहें। बहरहाल भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी, या कह लीजिए तालिबान राज वाला अफगानिस्तान भी पूरी तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। बाकी आप क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय इस पूरी खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।